नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की वेस्ट एशियन पॉलिसी के बारे में और किस तरीके से इस ईरान और यूएस के वॉर में, जहां अब सब कुछ शांत हो चुका है, 60 दिन का पीरियड विंडो चल रहा है, उसमें निगोशिएशंस हो रही हैं। यूएस का कहना है बहुत अच्छी निगोशिएशन चल रही हैं और मतलब लग रहा है ठीक ठाक की निगोशिएशन हो जाएगा। सारी डील्स जो है ऑलमोस्ट ईरान की सारी डिमांड्स इन लोगों ने मान ली हैं और उधर से ईरान को एक डिमांड माननी थी न्यूक्लियर वाली, उसके लिए भी ट्रंप ने कल कह ही दिया कि वो भी मान लिया उन लोगों ने। तो मतलब ठीक ठाक डील चल रही है, अब सब कुछ शांत हो चुका है। इसमें हमें जो चेंजेस वेस्ट एशियन पॉलिसी के अंदर देखे गए हैं उसको डिस्कस करना है और उसमें पाकिस्तान का जो रोल रहा है उसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे पढ़े जा रहे हैं। कई सारे ज्ञान के देवताओं ने बहुत सारी चीज़ें जो है दावा ठोक दिया है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आर्टिकल है इसको शशि थरूर जी ने लिखा है। शशि थरूर जी के जो आर्टिकल्स होते हैं, ओपिनियन आर्टिकल्स होते हैं, वो बहुत शानदार होते हैं, इसीलिए मैंने इसको पिक किया कि इसको डिस्कस करना चाहिए और ठीक ठाक इसमें बात लिखी गई है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि भारत को शायद वो रोल प्ले करना चाहिए था मीडिएशन वाला, जो पाकिस्तान ने बाद में प्ले किया। और क्योंकि भारत ने स्पेस दिया इसलिए पाकिस्तान ने वो स्पेस पकड़ लिया, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने क्लेम किया। लेकिन हम इस पूरे क्लेम की सच्चाई को समझते हैं और इस पूरे आर्टिकल को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया और अभी इस समय अनअकैडमी पर जबरदस्त ट्रिपल ट्रीट ऑफर चल रहा है। और ये जो ट्रिपल ट्रीट ऑफर है ये दोबारा कभी आपको नहीं मिलने वाला। ये ट्रिपल ट्रीट ऑफर जो अभी चल रहा है इसमें आपके साथ होगा क्या कि अगर आप 2027 के एस्पिरेंट हो और आप 9 महीने का कोर्स खरीदते हो अभी से 9 महीने, तो उसके साथ आपको टेक्निकली 9 महीना फ्री तो मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा ट्रिपल ट्रीट ऑफर है इसमें 9 और 9 महीना और फ्री यहां पर आपको दिया जाएगा अगर आप 26 जून तक इसको ले लेते हैं तो यानी कि अगर आप 9 महीने का कोर्स खरीद रहे हैं तो आपको वो कोर्स 27 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। अगर आप 12 महीने का कोर्स खरीद रहे हैं तो आपको वो कोर्स 36 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। ये इस समय पर चल रहा है और इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 21,999 है। 2028 के एस्पिरेंट्स के लिए 23,999 है। तो इस ऑफर को आप जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए। कल ये ऑफर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उससे पहले आप इसको अवेल कर लीजिए। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर अब पूरा माहौल शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। टोटल ये 167 डेज का पूरा ये कॉन्फ्लिक्ट रहा था और इसके अंदर अब कहा जा रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है दोनों देशों में ऑलमोस्ट साइन हो ही चुकी हैं, डिजिटली फिजिकली सारी चीज़ें से। और अब वहाँ पर 60 दिन का जो पूरा निगोशिएशन है वो शुरू हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ग्लोबल इकॉनमी की बात कर इन्होंने की है, ग्लोबल इकॉनमी काफ़ी बढ़िया चल रही है। वहाँ पर अब दोबारा से चीज़ें जो है इन लाइन आना शुरू हो चुकी हैं। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो है आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी उधर नजर आएगी। ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी लाइन में आना शुरू हो चुकी हैं। एनर्जी प्राइसेस जो है दोबारा से डाउन आना शुरू हो चुके हैं। तो ये अच्छी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन हमारे लिए जो मेन डिस्कशन का पॉइंट है दैट इज इंडियाज रोल हियर इन द वेस्ट एशियन पॉलिसी। इंडिया का क्या रोल था? अब देखिए, इसमें हम सबकी नज़र जो मेन पार्टनर्स हैं, जो मेन पार्टीज थी उनके ऊपर थी। हमारी नज़र यूएस के ऊपर थी। यूएस किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स में फेल हुआ, किस तरीके से यूएस को जो अचीव करना था वो अचीव नहीं कर पाए। वो पूरी तरीके से यही चाहते थे इस वॉर के शुरू होने तक कि हम किसी भी तरीके से ईरान के रिजीम को चेंज कर दे, जो नहीं कर पाए। उसके बाद आप दूसरे पार्टनर को देखिए, ईरान को। ईरान के अंदर भी कई सारी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दी जो कि पूरी तरीके से विजिबल हो गई। ईरान का क्लियरली वो जो मिलिट्री, जो एयरफोर्स की बात की जाती है, वो क्लियर विजिबल हुआ कि इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट वहाँ पर करना पड़ेगा, तो वो हमें दिखाई दिया। लेकिन वहीं पर ईरान की एक बहुत अच्छी टैक्टिकल वे हमें दिखाई दिया, दैट इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जिस तरीके से ईरान ने मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूज़ किया, दैट वाज कमेंडेबल। उसके बाद हमने लास्ट मोमेंट कुछ इजरायली पॉलिसीज़ को भी चेंज होते हुए देखा। वो बिल्कुल रेडी नहीं थे डील करने के लिए किसी भी तरीके से। तो वो सारी चीज़ें, सबकी नज़र इन सारी चीज़ों पर थी। लेकिन इसी में हमने एक ग्लोबल डायनेमिक्स को चेंज होते हुए ध्यान नहीं दिया। उस डायनेमिक्स की बात आज हम इस वीडियो के अंदर में करना जा रहे हैं। इसमें हम बात करने जा रहे हैं भारत के ऊपर स्पेसिफिकली। अब देखिए, इंडिया की जो वेस्ट एशियन पॉलिसी रही है वो बहुत सिंपल रही है। इंडिया की जो वेस्ट एशियन पॉलिसी रही है वो नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ चुकी है। एक दौर था, एक समय था जब भारत एक कंप्लीटली नॉन अलाइन देश हुआ करता था और अब तो खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि नॉन अलाइन से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ आ चुके हैं। यानी कि अब हम बैलेंस करते हैं।
किसी से बात ना करो, आइसोलेटेड रहो, इससे बढ़िया ये है कि सबसे थोड़ी थोड़ी बात कर लो। वही भारत अब इस समय पर कर रहा है और वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है। भारत ने एक तरफ ईरान के साथ अपने लॉन्ग टर्म टाइज को मेंटेन रखा, सिविलाइजेशनल टाइज भी हैं, इकोनॉमिक टाइज भी हैं और एनर्जी टाइज भी हैं, तीनों को उन्होंने मेंटेन रखा। और दूसरी तरफ इजराइल के साथ हमने टेक के केस में, डिफेंस के केस में अच्छी पार्टनरशिप बनाई। इस तरीके का बैलेंस को ही मल्टी डायमेंशनल या मल्टी अलाइनमेंट का बैलेंस कहा जाता है, जो हमने वेस्ट एशिया में क्रिएट किया था। बहुत मेहनत करके पिछले 6-7 सालों में आप देखोगे बड़ा स्ट्रॉन्ग इस वेस्ट एशियन पॉलिसी को बनाया गया था। कहा गया कि इस वेस्ट एशियन पॉलिसी में मल्टी अलाइनमेंट से हम धीरे धीरे अपना जो इक्विलिब्रियम हमने मेंटेन किया हुआ था उसको हम धीरे धीरे खो गए। कैसे खोए? तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना रहा कि ये डॉक्ट्रिन जो है वो फेल ऐसे हुई क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो किसी के साथ भी, किसी भी देश के साथ ये हो जाता है कि एक तरफ लीन हो जाता है। वही भारत के साथ भी हुआ कि भारत थोड़ा सा स्टार्टिंग में इजराइल और अमेरिका की तरफ लीन होता हुआ दिखाई दिया। और ऐसा इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे थे या इसलिए हर जगह पर लिखा गया क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं और वहाँ पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की बड़ी तारीफ करते हैं, उनको सारी अच्छे अच्छे शब्द उनके लिए बोल देते हैं। और ठीक उसके 2 दिन बाद जो है वो इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है उस चीज़ को देखा गया कि कहीं भारत जो है वो अमेरिका और इजराइल की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई दे रहा है। और भारत ने जो अपना ये पोजीशन, जो अभी तक की पोजीशन थी, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, ये मेरे पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं है, आप मुझ पर बिल्कुल हावी मत होना, ये उनका मानना है एक्सपर्ट्स का जो अलग अलग जगहों पर लिखा गया है और शशि थरूर ने उसको कंपाइल किया है। तो यहाँ पर सबका मानना था, एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि भारत का ये जो मिसस्टेप था जो उन्होंने वेस्ट एशियन पॉलिसी में किया कि उन्होंने एक स्पेस दिया, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। भारत एक ग्लोबल मीडिएटर के तौर पे ही देखा जाता है जिसकी सबसे बातचीत है, वो चीज़ फेल हुई और इसकी जगह फिर आकर के पाकिस्तान ने ले ली। तो भारत ने खुद पाकिस्तान को वो एक्सेस दिया। भारत को लगा कि कहीं मैं इन दोनों स्टेट्स के बीच में फंस ना जाऊं, इसलिए भारत ने शायद ऐसा किया होगा और इससे पाकिस्तान को एक स्पेस मिला और पाकिस्तान ने वो स्पेस को ग्रैब कर लिया और अब उनका स्टांस, ग्लोबल स्टांस बढ़ गया है। ऐसा कुछ लोगों का, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था। पाकिस्तान, जिसको हम यूएस का वासल स्टेट के तौर पर कहते थे, चाइना का वासल स्टेट मानते थे, वो पाकिस्तान को ने अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज करी और वेस्ट एशिया में एक अपना स्टांस, ग्लोबल स्टांस वहाँ पर दिखाया। ऐसा बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया, बहुत जगह पर इसको लिखा पड़ा गया। लेकिन अगर हम पाकिस्तान का रियल रोल देखें तब अब शशि थरूर जी पॉइंट पर आते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिएटर और मैसेंजर के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क होता है और ये कैसे प्रूफ होता है, ये विथ प्रूफ शशि थरूर ने अपने आर्टिकल में लिखा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने खुद को मीडिएटर हल्ला किया, लेकिन पाकिस्तान एक मीडिएटर नहीं बल्कि एक मैसेंजर है और इसका प्रूफ मैं देता हूं। तो उन्होंने बताया पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एक प्रेस रिलीज, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज किया था और उस प्रेस रिलीज में ऊपर पाकिस्तान का, आप समझ जाओ आप कैसे बयान देते हैं, वो सब क्या करते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने प्रेस रिलीज एज इट इज कॉपी पेस्ट करके डाल दी थी। उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी जिससे पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हुई। उस लाइन में लिखा हुआ था ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम, यानी कि कहना यह है कि वो जो प्रेस रिलीज पाकिस्तान ने डाली जिसमें वो निगोशिएशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, ईरान और यूएस के टॉक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो पूरा जो टेक्स्ट था वो यूएस से ड्राफ्ट होकर के पाकिस्तान के पीएम के लिए आया था और पाकिस्तान के पीएम ने पढ़ा भी नहीं होगा, शायद उसको पता भी नहीं होगा क्या है उसमें, उसने कॉपी पेस्ट करके, उसके जो भी टीम ने कॉपी पेस्ट करके उसको डाल दिया। और ये लाइन जैसे लोग पढ़ते हैं उसके बाद लोगों ने इतना मजाक उड़ाया पाकिस्तान का, कहा पाकिस्तान सिर्फ एक मैसेंजर का काम कर रहा है, ये सिर्फ दलाल वाला जो काम होता है मैसेंजर वाला, सिर्फ वही मैसेंजर का काम ये लोग कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई काम पाकिस्तान का इस पूरे मीडिएशन में नहीं है। मीडिएशन कौन करता है? मीडिएशन वो करता है जिसका अपना एक इंडिविजुअल स्टैंड हो। पाकिस्तान पूरी तरीके से एक वासल स्टेट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है और मीडिएशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एंड तक न्यूट्रल रहें। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर यूएस से बहुत फ़ायदा है, पाकिस्तान को यहाँ पर यूएस से बड़ी पैसे भी चाहिए, बड़ी भीख भी मांगनी है, तो इसलिए पाकिस्तान को आप मीडिएटर कह ही नहीं सकते, पाकिस्तान को एक मैसेंजर के तौर पर देखा जाएगा। मीडिएटर कौन है? रियल मीडिएटर वो होता है जिसके अपने इंडिपेंडेंट एक स्टैंड होता है, जैसे कतर का एक इंडिपेंडेंट स्टैंड था और इसका प्रूफ भी है। कतर ने जब पाकिस्तान को, जब इजराइल ने लगातार लेबनान के ऊपर अटैक किया तो कतर ने कंडेम किया। जब ईरान ने यूएई के प्लांट पर अटैक किया तो कतर ने कंडेम किया। जब यूएस ने इजराइल की हेल्प की तो उसमें कतर ने कंडेम किया। मतलब कि कतर वॉज कंडेमनिंग ऑल अलोंग।
वो सबको कंडेम कर रहे थे। एंड दिस इज कॉल्ड द रियल मीडिएटर। रियल मीडिएटर जो होगा वो सही को सही, गलत को गलत करेगा और सही में वो टेबल देगा, वो स्पेस देगा कि दो देश आपस में बात कर पाए, जिसमें उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होंगे। अगर मेरे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं तो मैं दो लोग की समझौता कैसे करवा सकता हूं? जाहिर सी बात है मैं एक तरफ ज्यादा लीन रहूंगा। पाकिस्तान ने वही किया। भारत यही चीज नहीं करना चाहता था, इसलिए भारत इस पूरे मैटर से बाहर रहा। भारत ने बाहर से दोनों देशों को कंडेम किया, आपने देखा होगा। जहां पर ईरान को भारत ने कंडेम भी किया था, जब उन्होंने इंडियन शिप्स वेसल के ऊपर अटैक किया था, भारत ने कंडेम भी किया था। और ईरान के साथ अब बैठ करके चर्चा भी हो रही है, ईरान के साथ बैठ करके हम अपनी टाइज को दोबारा से स्ट्रांग भी कर रहे हैं। तो भारत ने बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव खेलते हुए यहां पर अपने आप को इससे अलग रखा, क्योंकि उसको पता था कि हम मल्टी अलाइंड हैं, तो हम किसी भी तरफ से अगर यहाँ मेडिएशन कराने जाएंगे तो हम किसी ना किसी तरफ से बायस हो जाएंगे। वो बायसनेस ना हो, इसलिए भारत से बाहर रहा। पाकिस्तान कूद के चला गया, तो पाकिस्तान सिर्फ एक मैसेंजर का काम कर रहा था। जैसे जहां पर यूएस डायरेक्ट नहीं बात कर सकता था, तो अरे ठीक है यार चिंटू को आगे कर दो, चिंटू बात कर लेगा। तो पाकिस्तान की भाई चिंटू वाली हैसियत थी इस पूरे मैटर के अंदर। अब उसको वो इतना मार्केट कर रहे हैं कि हमने तो जी मुस्लिम वर्ल्ड के राजा हैं, हम तो मुस्लिम वर्ल्ड चला रहे हैं। ये पूरा बोलना जो है पाकिस्तान के अलग अलग चैनलों पर शुरू हो चुका होगा। भाई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।